हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 18 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज फ्लड्स एंड क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयाज। हिमालयाज में इतने फ्लड क्यों आते हैं? अभी देहरादून में भयंकर फ्लड आया हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। ये किस किस सब्जेक्ट में आएगा? ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट, तीनों में आप इसको मान सकते हो। सेकंड इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है ना? ओल्ड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। थर्ड इज पैलेस्तीन, गाजा एंड इसराइल सिचुएशन। पैलेस्तीन की सिचुएशन, गाजा की सिचुएशन है, इसराइल की सिचुएशन। आईआर, एथिक्स और ऐसे के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो these three topics we are going to discuss: floods and cloud burst, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पैलेस्तीन, गाजा एंड इसराइल का जो सिचुएशन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, टोपोग्राफी, क्लाइमेट चेंज बिहाइंड हेवी रेन्स इन हिमालयाज। तो हिमालयाज में जो हेवी रेन्स है उसका कारण क्या है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जिस तरह से उसका लैंडस्केप है वो एक बहुत बड़ा रीजन है, और क्लाइमेट चेंज मतलब हिमालय का जो टोपोग्राफी है, किस तरह से वहाँ माउंटेन्स है, किस तरह से वहाँ रिवर्स हैं, किस तरह से वहाँ लैंड है, वो टोपोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय के रेंज में। और क्लाइमेट चेंज तो है ही। तो इन सारे जो भी कंडीशंस हैं इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, 16 को बहुत हेवी रेन आया। कहाँ पे आया? उत्तराखंड में आया। उत्तराखंड का जो कैपिटल है देहरादून, वहाँ पे आया। और वहां से ये जो रिवर देखते हो, ये तो चलो मनाली वगैरह है, बहुत पतली सी रिवर जो बहती है वो उसने बहुत भयंकर रूप ले लिया है ना। रिवर्स के पास में एक मंदिर है, मंदिर में ऑलमोस्ट 20 फीट ऊपर तक पानी पहुंच गया। तो ये पूरा सिचुएशन था किसका? देहरादून का। आसपास के जो ब्रिजेस थे जो उस रिवर पे थे वो सारे टूट गए, है ना। सहस्त्रधारा करके जगह है देहरादून में जहाँ बहुत हेवी बारिश हुई। एक तरह से उसको हेवी बारिश जब होती हो तो उसको क्या बोलते हो? क्लाउड बस्ट बोलते हो। ठीक है। वाइड स्प्रेड हैवी रेनफॉल इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश इन रिसेंट वीक। तो ये तो एक इंसिडेंट है ऐसा, ये इस सीजन में तीसरी बार उत्तराखंड में हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, कुल्लू में, है ना, जम्मू में, जम्मू कश्मीर के जम्मू में, तो अलग अलग जगहों पे ये चीज होते रहा है। लैंडस्लाइड होती हैं एंड स्वेलन रिवर। स्वेलन का मतलब स्वेल कर जाना, मतलब फूल जाना, फैल जाना। रिवर्स का फैल जाना caused by rainfall have led to loss to life and property. At least 15 reported death due to landslide in Uttarakhand. Frequent cloudburst, flash flood and communication breakdown. Example क्या है? Disruption in road and bridge in Mandi and Kullu. मंडी और कुल्लू कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कुल्लू मनाली आप जाते हो तो मंडी होके जाते हो। इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नॉट अनयूजुअल इन मानसून्स। जो मानसून्स में इतना अनयूजुअल नहीं है, बट इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी हैव इंक्रीज्ड ओवर रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर में इसका इंटेंसिटी भी बढ़ गया है, मतलब रेनफॉल जो ऐसे हो रही है वो और ज्यादा इंटेंस हो गई, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गया। मतलब अगर महीने में हो रही है तो 10 दिन में होने लग गया, 2 दिन में हो रहा है तो 1 दिन में होने लग गया। ये काफी ज्यादा हो रहा है। अर्लियर जो चीज ओकेजनल था वो नाउ फ्रीक्वेंट डिजास्टर बन गया है। August 2025 saw 34% सरप्लस रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, है ना। नॉर्मल रेनफॉल अगर ये है, दिस इज द नॉर्मल रेनफॉल, तो अगस्त का रेनफॉल देखो ये है, और सितंबर तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। ठीक है, सितंबर का फर्स्ट हाफ ही 67% एवब नॉर्मल रेनफॉल है इन द सेम रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन है ना? जम्मू कश्मीर, उसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो इंडिया है, पंजाब, इन सबको क्या बोलते हो आप? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया बोलते हो। तो पंजाब में फ्लड्स आए थे। अभी हम बात कर रहे हैं हिली रीजन्स का, कि हिली रीजन्स में बहुत ज्यादा फ्लड आने का क्या वजह है। बहुत ज्यादा पहले तो रेनफॉल की बात करते हैं। फ्लड का एक कॉज तो रेनफॉल है। बहुत ज्यादा बारिश जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड को जन्म दे सकती है। बारिश क्यों होता है? रेन बियरिंग लो प्रेशर सिस्टम फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ट्रेवल फार्दर नॉर्थ देन यूजुअल। जो रेन बियरिंग लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर जो रेन को जन्म देगा, वो और ज्यादा नॉर्थ ट्रेवल कर जाता है देन यूजुअल। यूजुअल से ज्यादा नॉर्थ ट्रेवल कर जाना,
यूजुअल से ज़्यादा नॉर्थ आएगा तो उसको पहाड़ मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे। माउंटेन्स मिलेंगे तो माउंटेन्स जो है उन रेन बेरिंग क्लाउड्स को हायर माउंटेन्स रोक लेंगे, आगे जाने नहीं देंगे। अब वो आगे नहीं पास होने देंगे तो वहीं पे बारिश हो जाएगी, जिसको हम ओरोग्राफिक इफेक्ट बोलते हैं। एयर इज फोर्स्ड टू rise over mountain, cooling rapidly and forming rain clouds। एयर जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाके कूल हो रहा है, कूल होके क्या करेगा, रेन करेगा। उधमपुर रिकॉर्डेड 630 मिलीमीटर रेन इन 24 आवर्स, मोर देन राजकोट ईयरली रेन। राजकोट का ईयरली रेन से ज्यादा एक दिन में उधमपुर ने इतना रेन रिकॉर्ड किया, है ना। लोकल क्लाउड ग्रोथ इज इंसेंटिफाइड बाई माउंटेनियस रीजन। जो माउंटेनियस टेरेन है उसकी वजह से लोकल क्लाउड ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेह रिसीव्स 59 मिलीमीटर इन 48 आवर्स, जो 1973 से रिकॉर्ड है। लेह में इतनी बारिश होती ही नहीं है, बट 48 आवर्स के स्पैन में ही 59 मिलीमीटर रेनफॉल वहां पे हो गया। ज्योग्राफी डिपेंडेंट इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल। अब इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल क्या होता है, ज्योग्राफी डिपेंडेंट होता है। रेनफॉल की बात हो गई, अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। पहले कोस्टल रीजन की बात करते हैं। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री इलाकों की बात करते हैं। समुद्री इलाकों में जैसे गोवा है, केरला है, वहां पे अगर 300 मिलीमीटर बारिश हो जाए 24 घंटे के अंदर तो मैनेजेबल है ना। ऐसा नहीं है कि वहां भी फ्लड नहीं आएगा, बट स्टिल मैनेजेबल है। बट वेस्टर्न हिमालयाज की बात करें, द सेम अमाउंट इन द वेस्टर्न हिमालयाज कैन बी कैटास्ट्रॉफिक। बहुत ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा ड्यू टू फ्रेजाइल स्लोप्स, लैक ऑफ ड्रेनेज नहीं होता, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लिमिटेशंस है। एग्जाम्पल क्या है, थराली डिस्ट्रिक्ट, जम्मू, कुल्लू, सब इसके क्या है एग्जाम्पल्स है। वाई आर हिली एरियाज मोर वल्नरेबल, लिमिटेड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन स्टीप स्लोप्स लीड टू रन ऑफ। जो पहाड़ हैं, पहाड़ पत्थर, वो क्या वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं करेंगे। वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। ऐसे बारिश अगर हो रहा है पहाड़ों के ऊपर तो वो नीचे जाएगा ना, सीधे रन ऑफ हो जाएगा ना, तो रन ऑफ हो जाता है। रन ऑफ होगा, लैंडस्लाइड ट्रिगर होगा, फ्लैश फ्लड होगा, है ना। रन ऑफ होने से मिट्टी अपने साथ डेवरीज को लेके जाएगा, ठीक है। चोक्ड रिवर स्ट्रीम्स रिजल्ट इन ओवरफ्लो। रिवर स्ट्रीम जो चोक्ड हो गई हैं, जिसमें थोड़ा गार्बेज और बाकी चीजें आ गया है, वो ओवरफ्लो करेंगी विलेज और टाउन्स की तरफ। रोड्स एंड ब्रिजेस गेट्स कट ऑफ, वर्सनिंग डिजास्टर। मल्टीपल फैक्टर, रेन का इंटेंसिटी, स्लोप टाइप, सॉइल का स्टेबिलिटी, ये सारा डिजास्टर को जन्म देता है। नॉट एवरी हेवी रेन लीड्स टू लैंडस्लाइड। सारा का सारा रेन लैंडस्लाइड को जन्म नहीं देता, ठीक। अब ये देखो, ये बादल देखो आप, है ना। ये बादल जो है ये वर्टिकली डेवलप्ड क्लाउड है, जो काले रंग का है और वर्टिकली डेवलप्ड है। वर्टिकल मतलब ये ऊपर नीचे डेवलप्ड है ना। बहुत ज्यादा डेवलप्ड क्लाउड है, वर्टिकली डेवलप्ड। ये क्लाउड जनरली, इनका नाम याद रखो, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन। ये वर्टिकली डेवलप्ड जो क्लाउड है इसको हम क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस। तो क्लाउड बर्स्ट को समझते हैं। क्लाउड बर्स्ट मतलब सडन इंटेंस रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में ही सडन रेनफॉल, इंटेंस रेनफॉल, यूजुअली ओवर स्मॉल एरियाज। स्मॉल एरियाज में ही सडन और इंटेंस रेनफॉल हो जाना, खासकर 100 मिलीमीटर पर आवर, ठीक है, ओवर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर। एक घंटे में ही 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश, 100 मिलीमीटर, है ना। 20-30 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, मतलब बहुत ज्यादा एरिया नहीं है। सिटी या सिटी का छोटा सा पोर्शन, है ना, टाउन, ठीक है, ऐसे एरिया में, एक एरिया में इतना बारिश हो जाना, ये क्या है, क्लाउड बर्स्ट है। कि मतलब एक वर्टिकली डेवलप्ड ये जो क्लाउड है वो ऑलमोस्ट इतने एरिया को कवर कर रहा है, 20-30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को, और ये वर्टिकली डेवलप्ड होता है, इसमें बहुत पानी होता है, ठीक है, और ये पूरा पानी एक साथ इसने नीचे उतार दिया। ऐसे क्लाउड जो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, माउंटेनियस रीजन में बहुत मिलेंगे, ठीक। डिजास्टर, अब क्योंकि यहाँ मान लो उधर साइड क्या होगा, पहाड़ होगा, तो इस साइड ये डेवलप हो जाते हैं, ओरोग्राफिक रेन कराता है। डिजास्टर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन टेरेन। अब ये बारिश डिजास्टर बनेगा कि नहीं, वो टेरेन पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पॉपुलेशन होगा ही नहीं तो काहे का डिजास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ही नहीं तो काहे का डिजास्टर, ठीक है। टेरेन अगर होगा कि चलो समुंदर है तो काहे का डिजास्टर, समझ में आ रही बात। लेकिन वही अगर वहां आसपास बहुत पॉपुलेशन होगा तो डिजास्टर ही डिजास्टर है। अ क्लाउड बर्स्ट ओवर बैरन हिल्स में कॉज लेस डैमेज देन ओवर अ विलेज, सही बात है। अब क्लाइमेट चेंज का रोल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू अनप्रिडिक्टेबल एंड इंटेंसिफाइड वेदर सिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर सिस्टम हो जाएगा।
अब एक जो विंड्स आती हैं सीजनल विंड्स, उसमें एक होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इंडिया के वेस्ट इलाके से आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना। अब इधर किधर से आती है, इधर मेडिटेरेनियन सी से आती है। अब मेडिटेरेनियन सी से ऐसे बारिश जो आती है, ऐसे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आती हैं वो साउथ शिफ्ट हो रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। दीज यूजुअली ब्रिंग विंटर स्नो और रेन, ये विंटर के टाइम पे इधर स्नो या विंटर के टाइम पे इधर रेन, रेन मतलब पंजाब में फिर ये गेहूं की फसल कराती हैं, ठीक है। दीज यूजुअली ब्रिंग विंटर स्नो रेन, नाउ दे इंटरैक्ट विथ मानसून सिस्टम, अब ये मानसून सिस्टम से इंटरैक्ट करने लग रही हैं। इंक्रीज कोलिजन बिटवीन मानसून करंट एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज भी आ रही हैं, मानसून करंट भी आ रही हैं, दोनों एक साथ मिलकर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बना रही हैं हिमालयाज के ऊपर। व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर इवॉल्व होती हैं। मेडिटेरेनियन सी का अभी मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा, अगले टॉपिक में दिखा दूंगा। नेचर क्या है, ईस्टवर्ड मूविंग, तो मेडिटेरेनियन सी से ईस्ट आओगे, यूरोप से ईस्ट आओगे तो आपको इंडिया मिलेगा, ठीक है। जो मॉइस्चर कैरिंग, क्योंकि सी के ऊपर जो हवा होगी वो सी से मॉइस्चर को, पानी को अपने साथ कैरी करेगी। विंटर में नॉर्थ इंडिया में विंटर में प्रेसिपिटेशन कराती है, बारिश कराती है। करंट ट्रेंड क्या है, वो साउथ की तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से शिफ्ट हो रही है ना, शिफ्टिंग हो रहा है उसका। मेल्टिंग आर्कटिक आइस एंड मानसून वेरिएबिलिटी, आर्कटिक पे जो आइस है वो भी मेल्ट हो रहा है, ठीक है। आर्कटिक सी आइस मेल्टिंग डिस्टर्ब्स ग्लोबल विंड एंड ओशियन करंट पैटर्न्स, इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडियन मानसून स्ट्रेंथ एंड पाथ, इंडियन मानसून का जो स्ट्रेंथ है, पाथ है, उसको इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। दिस मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इरेटिक रेनफॉल इन हिमालयन रीजन, ये हिमालयन रीजन में क्या करा रहा है, इरेटिक रेनफॉल। साइंटिफिक स्टडीज ऑनगोइंग बट अर्ली मॉडल सजेस्ट लिंकेज, अर्ली मॉडल जो है वो लिंकेज बता रहा है कि हिमालयन में, आर्कटिक में जो आइस पिघल रहे हैं उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको हिमालयन रेनफॉल पे पड़ रहा है। अब फ्यूचर आउटलुक एंड प्रिपेयर्डनेस क्या होना चाहिए, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और ज्यादा फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम इवेंट होंगे हिमालयन रीजन में, होना ही पड़ेगा। लॉन्गर ड्राई स्पेल मिक्स्ड विद सडन डाउनपोर्स टू बिकम कॉमन, ड्राई स्पेल्स लॉन्गर होंगे, मिक्स विद सडन डाउनपोर्स होंगे, जो कि और ज्यादा कॉमन होगा। अर्जेंट नीड फॉर इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज को कैसे लैंड यूज करना है उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। बिल्डिंग कोड्स, अफॉरेस्टेशन, प्रॉपर ड्रेनेज वाइटल फॉर रिड्यूसिंग रिस्क, monitoring network, sensor for rain, river and slopes, land use policy, zoning, reforestation and limits। अर्ली वार्निंग क्या है, रियल टाइम अलर्ट्स फॉर हजार्ड्स, हजार्ड्स के लिए रियल टाइम अलर्ट्स मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग क्या है, रेजिलिएंट रोड, ड्रेन्स एंड शेल्टर्स, रेजिलिएंट रोड्स, ड्रेन्स एंड शेल्टर्स। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये सब पे ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका समरी क्या है, की टेकअवेज क्या है, extreme rainfall in hilly regions increasing due to both topography and climate change, mountains amplify rainfall intensity making disasters more likely, climate change and arctic melting are influencing traditional monsoon, preparedness, awareness and scientific research are crucial moving forward। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा और साइंटिफिक रिसर्च इंपॉर्टेंट होगा। ये तीनों कॉज हो गए और ये हमारा प्रिपेयर्डनेस हो गया। टॉपिक नंबर 2, हाउ यूपीएस डिफर्स फ्रॉम अदर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो पहले के गवर्नमेंट पेंशन स्कीम से कैसे डिफरेंट है ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो यूपीएस मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। न्यू ऑप्शन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नया ऑप्शन है। डेडलाइन क्या है, डेडलाइन है 30 सितंबर, 30 सितंबर तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को यूपीएस ऑप्ट कर लेना है, ऑप्शन है उनके पास यूनिफाइड पेंशन। तो 3 तरह के ऑप्शंस हैं, है ना, देयर आर 3 काइंड ऑफ ऑप्शन। एक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जस्ट वेट, एक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके पहले चल रहा है एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, और तीसरा है ओल्ड पेंशन स्कीम। वो ओल्ड हो चुका है, वो 2004 के बाद से एक तरह से मान सकते हो वो हट गया है, 4-5 के बाद से। वो ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करता था जहां पे अश्योर्ड पेंशन मिलता था, जो भी लास्ट सैलरी है, लास्ट बेसिक सैलरी, बेसिक पेमेंट जो मिलता है उसका 50% अश्योर्ड सैलरी, अश्योर्ड पेंशन मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो ओल्ड पेंशन हो गया। यूनिफाइड पेंशन क्या होगा, व्हाट इज यूनिफाइड पेंशन एंड व्हाट इज
न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, तो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड। तो पेंशन स्कीम के अंदर क्या है, पेंशन स्कीम के अंदर ये है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप अपने हिस्से का कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करिए, मे बी 10%, ठीक है, गवर्नमेंट भी कुछ परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, मे बी 10% या ज़्यादा 12%, 14%। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा अलग अलग फंड्स में जा रहा है, ये पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, ठीक है। आफ्टर जब आप रिटायर हुईएगा तो ये इन्वेस्टमेंट जितना पैसा बना होगा उस पैसे के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा, है ना, मार्केट लेड रिटर्न होगा, मार्केट लेड। अगर आपका पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है, जो आपके 10% कट के उसका इन्वेस्टमेंट, उसका रिटर्न बहुत अच्छा आया है तो आपको अच्छा मिलेगा, खराब आया है तो आपको खराब मिलेगा, ठीक है। तो इसको लेके बहुत ज्यादा बैकलेस हो रहा था कि ये कौन सा सोशल सिक्योरिटी है। लोग जब रिटायर हो रहे हैं बुढ़ापे में उनको एश्योरेंस चाहिए, बुढ़ापे में ये नहीं चाहिए कि हाँ ज्यादा पैसा है तो ज्यादा है, कम है तो कम है ना। और 2005-6 से अभी बहुत सारे लोग रिटायर होने शुरू हो गए थे, 20 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गया था। तो लोगों को ये समझ में आने लग गया था कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है या न्यू पेंशन स्कीम जो है दैट इज नॉट वेरी गुड। तो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट स्विच कर गई। डिमांड तो ओल्ड पेंशन स्कीम का था, पर गवर्नमेंट यूपीएस के ऊपर स्विच की। अब यूपीएस क्या है, यूपीएस एनपीएस का और ओपीएस का एक मिक्सचर है। ओपीएस में इंप्लॉइज को अपनी सैलरी का परसेंटेज नहीं देना था, एनपीएस में अश्योर्ड रिटर्न नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो इंप्लॉई अपने सैलरी का भी कुछ परसेंट देंगे, बट गवर्नमेंट यहाँ पे अश्योर्ड रिटर्न भी देगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। अब यूपीएस अंडर एनपीएस वाज अप्रूव्ड, एनपीएस के अंदर ही यूपीएस को अप्रूव किया गया था लास्ट ईयर अगस्त 2024 में। 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव है। इंप्लॉइज को टाइम दिया गया है 30 सितंबर तक इसको ऑप्ट इन करने का। एज ऑफ सितंबर 15 ओनली 40,000 ऑलमोस्ट 24 लाख इंप्लॉई में से 40,000 गवर्नमेंट इंप्लॉई ने ही एनपीएस को ऑप्ट किया है यूपीएस के ऊपर। द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सिर्फ 24 लाख इंप्लॉई में से सिर्फ 40,000, सोच सकते हो आप, है ना। डेडलाइन जो है 30 सितंबर है। आप देखो कितने लोग और ऑप्ट करते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम वैसे है क्या, यूपीएस इज अ न्यू पेंशन स्कीम अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ही एक नया पेंशन ऑप्शन है, ठीक है, मिंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन किया है। ऑफर्स है गारंटेड पेंशन पे आउट अनलाइक द एनपीएस। एनपीएस गारंटी नहीं देता बट ये गारंटी देता है। ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। कोई एनपीएस मार्केट लेड रिटर्न चाहता है कि उसका पैसा जहां इन्वेस्ट हुआ है उस हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा, बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, तो वो उसको भी चूज कर सकता है, ठीक है। अब एनपीएस में ये फायदा होता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अब 10 साल के बाद आपने छोड़ दिया, फिर भी आपका एनपीएस जो है वो है। बट पुराने पेंशन स्कीम में ये था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपने छोड़ दिया तो बात खत्म। व्हाट इज द एग्जांपल, एन एम्प्लॉई रिटायरिंग विद 60,000 बेसिक पे। अगर रिटायरमेंट के समय पे बेसिक पे 60,000 हुआ तो अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उसको 30,000 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। ये इसका एश्योर्ड रिटर्न है। एलिजिबिलिटी एंड बेनिफिट अंडर यूपीएस, एटलीस्ट 25 साल की सर्विस कोई करे गवर्नमेंट के अंदर, 5 साल 10 साल करने वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। 50% ऑफ लास्ट 12 मंथ एवरेज बेसिक पे। जब मान लो 60 के एज में आप रिटायर हो रहे हो तो 59 से 60 के एज तक का जो आपका लास्ट 12 मंथ्स का बेसिक पे था उसका 50% आपको मिलेगा, है ना। अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनकी जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब वाइफ या हस्बैंड जो भी होंगे, they will get 60% of pension given to a spouse after pensioner death। मिनिमम पेंशन कितना होगा, 10,000 पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा अगर कोई 10 साल की सर्विस कर लेता है, ये भी एश्योरेंस है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया है करप्शन या किसी और चार्जर पे तो उनको क्या नहीं मिलेगा, अश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा। यूपीएस वर्सेस एनपीएस का मेन डिफरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मेन डिफरेंस। नेशनल पेंशन स्कीम 2004 के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके लिए मैंडेटरी था, यूनिफाइड ऑप्शनल है। या तो आप नेशनल एनपीएस लीजिए, नहीं तो एनपीएस के अंदर यूपीएस भी ले सकते हैं। यूपीएस नहीं ले रहे हैं तो एनपीएस तो मैंडेटरी हो गया आपके लिए। यहाँ पे पेंशन का गारंटी है, यस, यहाँ पेंशन का गारंटी नहीं है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो कॉर्पस है, उसी के बेसिस पे है। यहाँ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, हाँ आपको यहाँ भी कंट्रीब्यूट करना है, यहाँ भी कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, हाँ एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर है,
उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका भी मतलब हर महीने आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो भी। एनपीएस में देखो गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट एक कॉर्पस बनाएगी 8.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए, है ना। डीए बोलते हैं डियरनेस अलाउंस को। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इज स्विच ऑप्शन? वन टाइम स्विच बैक टू एनपीएस। अगर आपने यूपीएस चूज किया तो आप वापस स्विच करके एनपीएस में जा सकते हो, लेकिन अगर आपने एनपीएस ही चूज किया है तो वापस यूपीएस में एक बार डेडलाइन खत्म हो जाएगा 30 सितंबर वाला, तो आप जा नहीं सकते। लमसम जब आप रिटायर कर जाओगे, रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ एक बार में कुछ अमाउंट मिलेगा, है ना, 1/10 ऑफ बेसिक फॉर ईच 6 मंथ्स के लिए। यहाँ पे कोई लमसम नहीं मिलेगा, मतलब मंथली मंथली आपको पेंशन मिलेगा, बट कोई लमसम एक बार 10 लाख 20 लाख 25 लाख ऐसा कुछ लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। यूपीएस पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा? अगेन 50% जो आपका एवरेज बेसिक है प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए डियरनेस अलाउंस, उसका 50% मिलेगा, ठीक है। मिनिमम 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। और इनके डेथ के बाद इनका 60%, 30,000 का 60% निकालो, स्पाउस को कितना मिलेगा? 60%। व्हाट इज यूपीएस स्लो टू टेक ऑफ? अब लोग यूपीएस क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। टाइम पे डेडलाइन बढ़ रहा है। पहले डेडलाइन जून 30 था, अब सितंबर 30 हो गया है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन। अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉय अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं कि ये यूनिफाइड से नहीं होगा, ओल्ड लेके आओ, है ना। यूनिफाइड पे अभी भी बहुत सारा स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म। लोग ससेप्टेबल हैं, मतलब लोग शक की निगाहों में इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब यूपीएस क्या है ना। यूपीएस हाइब्रिड है। ओपीएस क्या है? ओपीएस में गारंटी पेंशन था, कोई इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था। एनपीएस क्या है? एनपीएस में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, मार्केट से लिंक्ड रिटर्न है, मार्केट से, है ना, स्टॉक मार्केट वगैरह, शेयर मार्केट, इन सब से लिंक्ड रिटर्न है। यहाँ बैलेंस है, यहाँ पे आपको रिटर्न अश्योर्ड है, एक सिक्योरिटी मिल रहा है, ठीक है। एनपीएस 2004 से ही लग गया। नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नीडेड पुराने स्कीम में, ओल्ड में, ठीक है। और बाकी ये तो हम लोग रिवाइज कर ही चुके। गवर्नमेंट को अवेयरनेस और ज्यादा फैलाना पड़ेगा। सेक्रेटरी वी श्रीनिवास कैंपेन को लीड कर रहे हैं कि गवर्नेंस को एक चॉइसेस दिलाएं, ठीक है। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है मैं आपको बता दूं, न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में। नेशनल पेंशन स्कीम में सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप 10 साल बाद गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दे रहे हो, फिर भी आपको वो पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट नौकरी बहुत लोग आजकल छोड़ भी देते हैं बीच में, कुछ और बिजनेस, कुछ और काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब कॉल और एक्शन लेना पड़ेगा। व्हाट इज समरीज? यूपीएस ऑफर अश्योर्ड पेंशन, सही बात है। स्टिल नॉट अट्रैक्टिव एज ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत सारे एम्प्लॉय मांग कर रहे हैं। डिजाइन टू ब्रिज गैप बिटवीन एनपीएस एंड ओपीएस। अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग स्कीम मैकेनिज्म एंड डेडलाइन कंप्लायंस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एथिक्स, ठीक है। आवर डिफिकल्ट फ्रीडम। देखो ये उपेंद्र बख्शी जब लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर लिखते हैं, ये पॉलिटिक्स के ऊपर लिखते हैं, पॉलिटी के ऊपर लिखते हैं, गवर्नेंस के ऊपर लिखते हैं, बहुत सारे आर्टिकल लिखते हैं। अब ये जो आर्टिकल लिखा है उन लोगों ने, इन्होंने ये पैलेस्तीन के ऊपर लिखा है, इजराइल के ऊपर लिखा है। अब सबको पता है कि ये जो एरिया है पैलेस्तीन वाला, यहाँ पे, है ना, मेडिटेरेनियन सी के पास में जो एरिया है, यहाँ पे छोटा सा पतला सा स्ट्रिप है जिसको हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। गाजा स्ट्रिप, गाजा में कौन से लोग रहते हैं? गाजा में पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं। यहाँ इसको हमास कंट्रोल करता है, हमास कंट्रोल्स गाजा। हमास किसको कंट्रोल करता है? गाजा। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट मतलब बंदूक, गन, है ना, गोला बारूद वाले ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये हमास ने क्या किया, 2023 में इजराइल पे अटैक कर दिया, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का बनता नहीं है, ये लोग मानते हैं कि इजराइल बाहर से आके कब्जा कर लिया। इजराइल 1949 में बना, ये ज्यूस लोगों का कंट्री है, जो ज्यूस लोग धीरे धीरे 20th सेंचुरी में आते गए और सेटल होते गए, और धीरे धीरे उन लोगों ने अपना इजराइल बना लिया, और बनाते बनाते बहुत बड़ा बना लिया। और जो वहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट थे पैलेस्टीनियंस, वो साइडलाइन होते गए, किनारे किनारे रह गए, थोड़ा इधर रह गए, थोड़ा इधर रह गए। पैलेस्टीनियन कोई गवर्नमेंट बनी ही नहीं है, बची ही नहीं है, ऐसे ही चल रही है ना। जबकि इजराइल एक फुल्ली फंक्शनल कंट्री की तरह चल रहा है। तो हमास ने अटैक कर दिया और बदले में इजराइल ने रिटालिएट किया। और गाजा बहुत छोटी सी स्ट्रिप है, बहुत छोटा सा लैंड मास है। अब गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में
गाजा को चारों तरफ से इजराइल ने ब्लॉक कर दिया। बम गोला बारूद तो वहां हो ही रहा है, चारों तरफ से ब्लॉक की। जो लोग वहां पे हैं, जो इनोसेंट लोग भी हैं, जो सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, वो भी मर रहे हैं क्योंकि फूड ही नहीं मिल रहा है। फूड, खाना ही नहीं पहुंच रहा उन तक, फूड ही नहीं मिल पा रहा। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई है, बहुत भयंकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गई है। ठीक है, बहुत भयंकर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो इसी के बारे में ये पूरा पूरा आर्टिकल है। गाजा शुड हॉन्ट अस, गाजा हमें हॉन्ट करना चाहिए। हमें मतलब हम लोगों को, यूएस नहीं है, अस लिखा है। Ethics, international law, and the global response. A humanitarian and legal crisis in the 21st century. Humanitarian flotilla to Gaza. A 34-boat flotilla carrying 500 tons of aid and 600 people is en route to Gaza. Gaza पहुंच रहे हैं बहुत सारे लोग, 500 टन्स खाना लेके, एड लेके, सहायता लेके, 34 बोट्स लेके वो लोग गाजा जा रहे हैं। इसमें 45 कंट्रीज के लोग हैं। गाजा जाने में, गाजा ह्यूमैनिटेरियन एड लेके जाने में, ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर जाने में 45 कंट्रीज के लोग हैं। इटली के लोग हैं, ग्रीस के लोग हैं, स्पेन के लोग हैं, ट्यूनीशिया के लोग हैं, ईटीसी बहुत सारी कंट्रीज के लोग हैं। इटली आस वही है, सब मेडिटेरेनियन सी के अराउंड की कंट्री है, इटली, ग्रीस, स्पेन, ट्यूनीशिया। यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर आर आल्सो पार्ट ऑफ द मिशन। यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, यू के यूरोपियन, तो वो भी इस मिशन के पार्ट है ना। कुछ नाम यहाँ पे मेंशन है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। गोल क्या है? डिलीवर एड, एड को डिलीवर करना, एंड डॉक्यूमेंट ह्यूमन राइट वायलेशन, और वहां पे ह्यूमन राइट का क्या वायलेशन हुआ है उसको डॉक्यूमेंट करके लाना। डेस्पाइट फियर ऑफ इजरायली रिटेलिएशन, अब इजराइल लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं पहुंचने दे रहा है, तो इजरायली रिटेलिएशन का फियर है, और फियर छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा फियर है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने मोरल करेज दिखाया है, दे हैव शोन देयर मोरल करेज। आई रिपीट, मोरल करेज। ये चीजें आप एथिक्स में लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। वी विल नॉट बी इंटिमिडेटेड, यहां पे ये वो लोग बोल रहे हैं। ग्रोशियस, ह्यूगो ग्रोशियस नाम के एक पर्सन थे, फिलोसफर थे। ह्यूगो ग्रोशियस लिखते हैं एथिक्स ऑफ वॉर, 16th सेंचुरी ज्यूरिस्ट है। ह्यूगो ग्रोशियस एम्फेसाइज्ड मिनिमाइजिंग सफरिंग इन द वॉर, वो बोलते हैं कि वॉर में भी सफरिंग को मिनिमाइज किया जाना चाहिए, वही एथिकल है। गाजा नाउ फेसेस व्हाट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेड, ह्यूमैनिटेरियन ब्लॉकेड है वहां पे, वॉर तो हो ही रहा है, ब्लॉकेड है 21st सेंचुरी का, है ना। इजराइल ने ब्लॉक करके रखा है, वहां तक कुछ भी तरह का खाना पीना भी पहुंचने नहीं दे रहा है। ओवर 2.44 लाख पीपल इन आईपीसी फेज 5। व्हाट इज आईपीसी फेज 5? मतलब फेमाइन, फेमाइन की कंडीशन में है, भूखमरी की कंडीशन में है। फेज 5 मतलब लास्ट कंडीशन में वो लोग पहुंच रहे हैं। ग्रोशियस लेड फाउंडेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का फाउंडेशन ह्यूगो ग्रोशियस जो ज्यूरिस्ट थे उन्होंने रखा। हिज आइडिया फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट, मॉडर्न टाइम में जब हम ह्यूमन राइट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ह्यूगो ग्रोशियस के आइडिया ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हुआ है। गवर्नेंस एज रिप्रेशन, गवर्नेंस क्या है? रिप्रेशन है। इजराइल्स नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन ग्वीर लेवल्स एक्टिविस्ट एज टेररिस्ट, इजराइल के मिनिस्टर जो हैं, सिक्योरिटी मिनिस्टर, वो एक्टिविस्ट को टेररिस्ट जैसा ब्रांड करते हैं, सोचो। अनाउंस्ड डिनायल ऑफ बेसिक प्रिजन राइट, प्रिजन में भी उनको राइट्स नहीं मिल रहा है, बेसिक प्रिजन राइट्स, टीवी रेडियो को, फूड के चॉइसेस को बेसिक प्रिजन राइट बोलते हैं, वो भी वो नहीं देते हैं। रिफ्लेक्ट ग्लोबल ट्रेंड ऑफ डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग, डेमोक्रेसी पीछे जा रहा है, बैक स्लाइड हो रहा है, और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, ये चीजें इरोड हो रही हैं। When human rights activism is criminalized, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को ही क्रिमिनल बताया जा रहा है, टेररिस्ट बताया जा रहा है। टर्म लाइक राइटीसाइड, किलिंग ऑफ राइट्स, एंड डेमोसाइड, डेमोसाइड मतलब स्टेट लेड मास किलिंग, स्टेट मतलब इजराइल, कोई भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेड मास किलिंग इलस्ट्रेट दिस शिफ्ट, गवर्नमेंट लेड मास किलिंग हो रहा है, राइट्स का भी किलिंग हो रहा है। अब ये राइटी साइड, साइड मतलब सुसाइड, होमोसाइड, साइड मतलब मरना, राइट का मरना, डेमोसाइड मतलब डेमोक्रेसी का मरना या डेमोक्रेसी मार रही है, मास किलिंग कर रही है, ये सारा चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो। यूनाइटेड नेशन का रिसेंटली रेजोल्यूशन हुआ, रेजोल्यूशन ऑन पैलेस्टीन, कि पैलेस्टीन क्या अलग कंट्री बनना चाहिए,
142 कंट्रीज ने बोला यस, पैलेस्तीन अलग कंट्री बनना चाहिए, 2 स्टेट होने चाहिए, वन इज इजराइल एंड वन इज पैलेस्तीन। 2 स्टेट का मतलब बिहार और यूपी वाले स्टेट नहीं है ये असम और मेघालय जैसे स्टेट नहीं बनेंगे। 2 स्टेट मतलब 2 सेपरेट कंट्री बनेंगे ये लोग। ओनली 10 नेशंस वोटेड अगेंस्ट, 10 नेशन ने अगेंस्ट में वोट किया। ऑब्वियसली इजराइल, इजराइल के फोर फादर यूएस और कुछ फ्रेंड अर्जेंटीना, हंगरी जैसे। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया, भले ही इजराइल के साथ क्लोज टाइज है, फिर भी हमने सपोर्ट किया कि इजराइल और पैलेस्तीन 2 अलग नेशन बनने चाहिए, और हमेशा से हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट फर्स्ट टाइम वी हैव सपोर्टेड दिस, फ्रॉम 1947 आवर इंडिपेंडेंस वी आर सपोर्टिंग दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेट महात्मा गांधी। ठीक है, ग्रेट महात्मा गांधी भी इजराइल एज ए पैलेस्तीन को पैलेस्तीनियन के लिए एक कंट्री मानते थे, है ना। तब इजराइल की बात इतनी नहीं थी, बट बाद में हम लोग दो नेशंस थ्योरी पे आ गए। रेजोल्यूशन इंक्लूड्स इमीडिएट सीज फायर, गाजा में पहले इमीडिएट सीज फायर हो जाए, फायर का सीज हो जाए, है ना। होस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाए, फॉर्मेशन ऑफ ए सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट, एक सॉवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट बना दिया जाए। डिसआर्मामेंट ऑफ हमास, हमास का डिसआर्मामेंट कर दिया जाए, एंड इट्स एक्सक्लूजन फ्रॉम गाजा गवर्नेंस, और उसका एक्सक्लूजन भी कर दिया जाए गाजा के गवर्नेंस से। नॉर्मलाइजेशन ऑफ अरब इजरायली टाइज एंड सिक्योरिटी गारंटी, सिक्योरिटी का गारंटी दिया जाए, अरब इजरायली टाइज के नॉर्मलाइज कर दिया जाए। ठीक है, हमास को भी एक्सक्लूड करना, डिसआर्म करना जरूरी था। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन, अब इस रेजोल्यूशन को इजराइल मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत तरीके से क्लेम कर रहा है। वो बोल रहा है ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये हमास का विक्ट्री है। अगर इस रेजोल्यूशन में हमास को डिसआर्मामेंट करने की बात की जा रही है तो कैसे ये हमास का विक्ट्री हो सकता है? रियलिटी क्या है? रेजोल्यूशन एक्सप्लिसिटली कंडेम्स हमास, ये रेजोल्यूशन जो है एक्सप्लिसिटली हमास को कंडेम कर रहा है ना। हमास ने जो अटैक किया है अक्टूबर 7, 2023 पे, इजरायली लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे, ज्यूस लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे, और हमास ने आके जो उन पे अटैक किया उसको कंडेम किया जा रहा है। ठीक है, क्रिटिक्स रिजेक्शन शो एरोगेंस ऑफ हार्ड पावर, है ना। जब इजराइल इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर रहा है वो दिखा रहा है कि हार्ड पावर का कितना एरोगेंस है इजराइल के पास, कि पीस के कॉल को इग्नोर कर रहा है। द एथिक्स ऑफ द अदर, लेविनास करके एक फिलोसफर थे, लेविनास, इमैनुअल लेविनास, जेविस फिलोसफर हैं, ज्यूस फिलोसफर हैं, एडवोकेटेड एथिक्स ओवर ईगो, ईगोलॉजी, उन्होंने बोला एथिक्स प्रिवेल करना चाहिए ईगो के ऊपर। स्पोक ऑफ टू तोरास, तोरास के बारे में बात की, डिवाइन वॉइस एंड ह्यूमन एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन का एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया, डिवाइन वॉइस। एम्फेसाइज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द अदर एज अ मोरल फाउंडेशन, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दूसरे लोगों के लिए है वो आपका मोरल फाउंडेशन है। राबी इजराइल सैलेंटर ने बोला द मटेरियल नीड्स ऑफ माय नेबर आर माय स्पिरिचुअल नीड्स, जो मेरे नेबर का मटेरियल नीड्स है, खाना पीना या जो भी चीज है वो मेरा स्पिरिचुअल नीड्स है ना। मतलब मैं अगर उनको दे के आता हूं तो मेरा सोल, मेरा स्पिरिट सेटिस्फाई होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, लेविनास कॉल्ड अस टू सी डिग्निटी इन द सफरिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की सफरिंग में उनका डिग्निटी देखना चाहिए, उनमें एनिमीज नहीं ढूंढना चाहिए। फ्रॉम नेबर टू मॉन्स्ट्रस थर्ड, नेबर से मॉन्स्ट्रस थर्ड पार्टी बन गया है इजराइल, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। लेविनास वॉन्स अगेंस्ट डेमोनाइजिंग द डिस्टेंट थर्ड एज ए मॉन्स्ट्रस एनिमी। ठीक है, डिस्टेंट थर्ड, जो दूर बैठा हुआ थर्ड है, उसको मॉन्स्ट्रस एनिमी नहीं मानना चाहिए। The temptation to murder leads to genocide and racism. टेम्पटेशन, मर्डर करने का जो टेम्पटेशन होता है वो जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब पूरा जीन्स का जीन्स साफ हो जाता है और रेसिज्म को जन्म देता है। कॉल्स आउट नेक्रोपॉलिटिक्स, डिवाइडिंग हु लिव्स और डाइज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पावर। कॉल्स आउट मतलब मना कर रहे हैं कि नेक्रोपॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। नेक्रोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग हु लिव्स, कौन जिएगा और कौन मरेगा बेस्ड ऑन पॉलिटिकल पावर। थानोस आप याद करो, थानोस भी तो वही काम कर रहे थे, नेक्रो पॉलिटिक्स कर रहे थे। ठीक है ना। अब इस पे बुक है जो रेफर करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे बुक मेंशन कर दी गई है। तो यहाँ पे नेक्रो पॉलिटिक्स क्या है? पावर को कंसोलिडेट करो पहले, फिर दूसरे लोगों को डेमोनाइज करो, दूसरे लोगों को डेमन बता दो कि ये तो डेमन है।
ठीक है। फिर लेजिस्लेटिव एक्सक्लूजन, उनको लॉ से एक्सक्लूड कर दो, फिर उनका डेथ डिसीजन इनेक्ट कर दो जैसा हिटलर ने किया था। जेनोसाइड एक्विजिशन एट द आईसीजे, इसराइल के ऊपर जेनोसाइड का भी एक्विजिशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। कोई रूलिंग नहीं आई है। आर्टिकल 6 ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन मैंडेट्स स्टेट टू प्रिवेंट जेनोसाइडल एक्ट्स। आईसीजे बताती है इनएडिक्वेट स्टेप्स टू प्रोटेक्ट सिविलियंस, must preserve evidence, allow UN access, provide aid and release hostage unconditionally। ये तीनों चीजें इसराइल के लिए आईसीजे ने नोट किया है। मोरल मायोपिया, मायोपिया मतलब जिसको दूर का नहीं दिखता, तो मोरली जिनको दूर का नहीं दिखता। एंड एंटी सेमिटिज्म का मिसयूज, एंटी सेमिटिज्म मतलब है ना ज्यूसों को जो मारा गया था, जो हिटलर नहीं मारा था, ज्यूस लोगों को खत्म किया था, उसका एक तरह से मिसयूज हो रहा है। क्रिटिसिज्म ऑफ इजरायली स्टेट एक्शन इज नॉट एंटीसेमिटिज्म, ठीक है। मतलब अगर हम इजरायली स्टेट एक्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हम ज्यूस के अगेंस्ट में नहीं हैं, ठीक है। वी आर नॉट अगेंस्ट द ज्यूस। मोरल एंड लीगल स्क्रूटनी इज पार्ट ऑफ ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मोरल एंड लीगल स्क्रूटनी, जैसे हिटलर ने ज्यूस लोगों को मारा था वैसे ही हमास ने ज्यूस लोगों पे अटैक कर दिया, है ना। वो इसीलिए यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बड़ा विक्टिम कार्ड इसराइल खेलता है, विक्टिम कार्ड भी नहीं बोलेंगे बट हाँ ठीक है, हमास जो है, इसराइल जो है, ठीक है, वो जो गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको इसराइल को जन्म नहीं देना चाहिए या प्रिवेंट करना चाहिए। एथिक्स डिमांड वी रेसिस्ट सिंप्लीफाइंग ऑल डिसेंट एज हेट स्पीच, ठीक है। जो भी डिसेंट है उसको हेट स्पीच जैसा सिंप्लीफाई कर दे, है ना। डिसेंट को हम ऐसे गोली मारने वाली चीजों पे लेके नहीं आए। लेविनास टीचेस दैट फ्रीडम कम्स विथ मोरल बर्डन, फ्रीडम तब आता है जब आप मोरल बर्डन लोगे, नॉट इम्यूनिटी फ्रॉम जजमेंट, जजमेंट से आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। की कॉन्सेप्ट क्या है, आईपीसी फेज 5 क्या है, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्केल फॉर फेमाइन लेवल हंगर, फेमाइन लेवल हंगर। नेक्रोपॉलिटिक्स, पावर ओवर लाइफ एंड डेथ, टर्म बाय अकेली मेम्बे। Righty-side, democide, destruction of right, state-sponsored killing, two-state solution, independent state for Israel and Palestine, UN General Assembly resolution, non-binding है but diplomatically significant है। Last में conclusion, a call for responsibility, responsibility. Gaza is not just a political crisis, moral indictment है, moral indictment, ठीक है, moral responsibility है एक तरह से। The global community must uphold international law and humanitarian values. Silence and neutrality in the face of massive suffering amounts to complicity. As Levinas reminds us, the suffering of the other must haunt our conscience. दूसरों का सफरिंग हमारा अंतरात्मा को हॉन्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग।